सिर्फ 50 किलोमीटर के अंदाजे की गलती दोनों में से एक मुल्क को बहुत महंगी पड़ी। इंडियन राफेल तैयारों की गॉडजिला फॉर्मेशन वो पैकेज था जिसका नरेंद्र मोदी 6 साल से इंतजार कर रहे थे। मॉडर्न हिस्ट्री में ई वॉरफेयर, रेडार्स और साइबर वॉरफेयर की अगर कोई एक मिसाल है तो वो मई की पाक इंडिया 1 आवर वॉर है। इंडियन हमला एक वॉर ऑफ एग्रेशन, एक पावर प्रोजेक्शन थी। इंडियन फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान की पूरी मशरकी सरहद को इंडियन ओशन से कश्मीर तक लॉक कर रखा था। कैसे हैं दोस्तों, मैं फैसल वड़ाइच। 6 और 7 मई 2025 की दरमियानी रात इंडिया और पाकिस्तान में एक तारीख साज लड़ाई हुई। ऐसी लड़ाई जिसने 2 एटॉमिक पावर्स में रवायती जंग का करैक्टर हमेशा के लिए बदल दिया। इस जंग की कम से कम 3 करैक्टरिस्टिक्स, 3 खसूसियात बिल्कुल नई थी। एक ये कि पहली बार 2 एटॉमिक पावर्स की प्रोफेशनल एयर फोर्सेस आमने सामने थी और किलिंग इंटेंशंस के साथ थी, वरना पिछली 4 दहाइयों में सिर्फ बहुत कमजोर दुश्मन पर इंतहाई ताकतवर एयर फोर्सेस ही अटैक करती आ रही थी। जैसा कि शाम, यमन और गजा पर सीरियन, रशियन और अमेरिकन जेट्स बमबारी कर दिया करते थे और ये ममालिक इतने कमजोर थे कि डिफेंस तक नहीं कर पाते थे। प्रोफेशनल आर्मीज की आखिरी रियल बैटल 1982 में ब्रिटिश और अर्जेंटाइनियन एयर फोर्सेस के दरमियान हुई थी, जिसे फॉकलैंड वॉर कहते हैं। इसके बाद फिर 80s में ही ईरान और इराक जंग में तैयारों की कुछ झड़पें हुई थी, लेकिन ये दोनों ओल्ड स्टाइल डॉग फाइट्स थी और इनमें भी कभी 40 तैयारों से ज्यादा फाइटर जेट्स आमने सामने नहीं आए थे। मगर पाकिस्तान इंडिया की इस 1 आवर वॉर में 100 से ज्यादा तैयारे एक्शन में थे। इस जंग में तारीख में पहली बार 2 प्रोफेशनल आर्मीज की रेडार, इलेक्ट्रॉनिक और साइबर वॉरफेयर एक्सपर्टीज टेस्ट होने जा रही थी। इस लड़ाई का एक और जदीद पहलू ये था कि ये लड़ाई रवायती डॉग फाइट के जरिए नहीं बल्कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों से लड़ी जाना थी, क्योंकि रवायती डॉग फाइट्स में फाइटर पायलट्स एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, उन्हें लॉक करते हैं और फिर गन्स या मिसाइलों से उसको हिट करते हैं। मगर इस बैटल में तैयारों ने आमने सामने आए बगैर सैकड़ों किलोमीटर दूर से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के पेचीदा सिस्टम से ही बियॉन्ड विजुअल रेंज फाइटर जेट्स को लॉक एंड हिट करना था। इंडिया ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया था। उनके मुताबिक इस ऑपरेशन का मकसद 22 अप्रैल के पहलगाम टेररिस्ट अटैक का जवाब पाकिस्तान में उन सो कॉल्ड बेसिस को निशाना बनाकर देना था जहां से उनके मुताबिक पहलगाम अटैक प्लान किया गया था। हालांकि हकीकत ये थी कि भारत पूरी दुनिया में किसी एक मुल्क को भी ये सबूत देने में नाकाम रहा था कि पहलगाम का अफसोसनाक सानहा किसी भी तरह पाकिस्तान से डायरेक्ट लिंक्ड है, बल्कि वो पूरी दुनिया में किसी एक काबिल जिक्र मुल्क से भी ये कहलवाने में नाकाम रहा था कि इन हमलों में पाकिस्तान मुलव्विस है। ऐसा लगता है कि पहलगाम दरअसल एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसके बारे में तमाम बड़े ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अपनी हुकूमतों को ब्रीफ कर दिया था, या फिर ये कि वो इस हमले में पाकिस्तानी लिंक के बारे में कन्विंस ही नहीं थे। सो आगाज ही से ये एक जस्ट वॉर, एक जस्टिफाइड जंग नहीं थी और ना ही एक डिफेंसिव वॉर थी, ना एक रिटेलिएटरी ऑपरेशन था, क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया पर कोई हमला नहीं किया था। सो फिलोसफिकली और मिलिट्री लैंग्वेज में ये खालिस्तान एक वॉर ऑफ एग्रेशन थी, पावर प्रोजेक्शन थी, वॉर ऑफ नेसेसिटी नहीं थी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी 6 साल से इसी इंतजार में तो थे कि कब फ्रेंच राफेल फाइटर जेट्स उन्हें मिलें और कब वो पाकिस्तान पर एक अटैक लॉन्च करें, क्योंकि 2019 की शॉर्ट बैटल में शिकस्त, अपने मिग तैयारे की तबाही और पायलट की गिरफ्तारी उन्हें भुलाए नहीं भूल रही थी। सो ऑपरेशन सिंदूर दरअसल ऑनर रिस्टोर या सेटल द स्कोर वॉर थी, एक जस्टिफाइड जंग नहीं थी। तो खैर दोस्तों, इंडियन एयर फोर्सेस ने इस जंग के लिए अपनी तमाम बेसिस जो साउथ में अरेबियन सी से लेकर नॉर्थ में मकबूजा कश्मीर तक फैली हुई थी उन्हें एक्टिव किया, यानी पाकिस्तान की पूरी मशरकी सरहद ईस्टर्न बॉर्डर को कवर किया। इनमें श्रीनगर, अवंतीपुरा, अंबाला, बठिंडा, सूरतगढ़, बीकानेर, जोधपुर, उतरलाई, भौज, नलिया एयर बेसिस शामिल थी। सिंदूर ऑपरेशन को फ्रेंच तैयारों राफेल्स ने लीड करना था, जो कि बठिंडा से प्रवास करने वाले थे। इनके साथ इस मिशन में मेराज 2000, सखोई 30 और मिग 29 जेट्स भी बड़ी तादाद में हिस्सा ले रहे थे। कुछ जैगवार और तेजाज तैयारों को भी इस कार्रवाई का हिस्सा बनाया गया था, मगर वो सिर्फ स्पोर्टिंग रोल में थे। जेट्स को गाइड करने के लिए अवाक्स तैयारे भी इंडिया ने फिजा में रखे थे। भारतीय तैयारों को रशियन मेड S-400A डिफेंस सिस्टम की मदद भी हासिल थी।
इस सिस्टम का एक यूनिट भारतीय पंजाब में आदमपुर और दूसरा गुजरात में भोज एयरबेस पर इंस्टॉल्ड था। 400 किलोमीटर की डिफेंस रेंज वाले ये डिफेंस सिस्टम्स पाकिस्तान की एयर स्पेस में बहुत दूर तक तैयारों को डिटेक्ट करके गिराने की सलाहियत रखते थे। 6 और 7 मई की दरमियानी रात 12 बजे के बाद भारतीय तैयारों को पाकिस्तान पर हमले का हुक्म मिला। 10 इंडियन एयरबेसेस से 72 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरना शुरू की। फ़ज़ा में पहुंचने के बाद ये तैयारे अलग अलग फॉर्मेशंस की शक्ल में राजस्थान से लेकर मकबूजा कश्मीर तक फैल गए। इन तैयारों की टॉप फॉर्मेशन वो थी जिसमें राफेल तैयारे थे और इसे इंडियन एयरफोर्स ने गॉडजिला का नाम दिया था। क्रूज फेलोज जब इंडियन तैयारे उड़ान भर रहे थे तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के नर्व सेंटर्स अपने ऑपरेशन रूम्स की स्क्रीन्स पर इंडियन फॉर्मेशंस लाइव देख रहे थे। पाक इंडिया बॉर्डर्स पर मौजूद रेडार्स और डिजिटल सिस्टम्स सारी सूरत हाल के डिजिटल सिग्नल्स फराहम कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के बाद उस वक्त से हाई अलर्ट था जब भारतीय लीडर्स ने धमकियां देना शुरू कर दी थी। पाकिस्तानी तैयारे दिन और रात में हिफाजती परवाजें, कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स, कैप्स भी कर रहे थे। पाकिस्तानी अर्ली वार्निंग अवाक्स तैयारे भी फ़ज़ा में एनिमी जेट्स की मूवमेंट्स देख रहे थे। हाई अलर्ट की वजह से पाकिस्तानी पायलट्स को रनवेज के करीब ही वेटिंग एरियाज में रखा गया था ताकि क्विक रिटेलिएशन की जा सके। पाकिस्तान की तरफ से फर्स्ट रिस्पांस के लिए 5 फॉरवर्ड एयर बेसिस बुलारी, शहबाज, रफीकी, मुसिफ, मिन्हास और पिशावर को तैयार रखा गया था। बैकअप के तौर पर दूसरी एयर बेसिस पर भी दर्जनों तैयारे अलर्ट थे। 6 और 7 मई की दरमियानी रात जैसे ही एयरफोर्स हेडक्वार्टर को यह अंदाजा हुआ कि दुश्मन कोई बड़ी कार्रवाई करने ही वाला है तो पाक फिजाइया को भी परवाज का हुक्म मिल गया। भारतीय तैयारों के खिलाफ पाकिस्तान का जवाबी रद्देमल महज 2 मिनट के अंदर स्टार्ट हो गया था। अगले चंद मिनट में पाकिस्तान के कम से कम 42 तैयारे फिजा में थे। पाकिस्तानी तैयारों में फ्रंट लाइन पर चाइनीज मेड J-10C तैयारे थे। इन्हें पाक फिजाइया का नंबर 15 स्क्वाड्रन, जिसे कोबरा भी कहते हैं, वो उड़ा रहा था। इन तैयारों ने कामरा में PF एयरबेस मिन्हास से उड़ान भरी। इस बेस पर कम से कम 20 J-10C तैयारे तैनात थे, जिनमें से 18 को दुश्मन के मुकाबले पर भेजा गया था, 2 रिजर्व में थे। J-10C तैयारों के स्पोर्टिंग रोल में 24 मजीद तैयारे थे। ये JF-17 ब्लॉक 3 के तैयारे थे और महराज थे। गालबन चंद F-16 भी इस लड़ाई का हिस्सा थे, लेकिन फ्रंट पर J-10C ही थे। पाकिस्तानी तैयारों को अर्ली वार्निंग यानी अवाक्स तैयारों और ज़मीन पर मौजूद एयर डिफेंसेस की मदद भी हासिल थी। रात 1 बजे तक पाकिस्तान और भारत दोनों के तैयारे अक्रॉस बॉर्डर आमने सामने आ चुके थे। अवाक्स और दीगर स्पोर्टिंग तैयारों को मिलाकर दोनों तरफ तकरीबन इन टोटल 115, 115 से 125 तक जेट्स थे। दोनों तरफ से कोई पायलट भी अपने दुश्मन तैयारे को सामने नहीं देख पा रहा था। स्क्रीन्स पर सिर्फ कुछ डॉट्स बता रहे थे कि दुश्मन फिजा में कहाँ मौजूद है। इन्हीं डॉट्स को ट्रैक और अटैक करना था। यह बज़ाहिर बिल्कुल किसी वीडियो गेम की तरह था। ये अपने करैक्टर में बिल्कुल एक नई जंग थी, जैसी इससे पहले इस लेवल पर नहीं लड़ी गई थी। इस जंग में भारतीय पायलट्स को हुक्म दिया गया था कि वो किसी सूरत पाकिस्तानी एयर स्पेस में दाखिल ना हों। इसकी 2 बुनियादी रीजंस थी। एक तो ये कि चंद बरस पहले 2019 में पाकिस्तान ने भारतीय पायलट अभिनंदन का MiG-21 तैयारा मार गिराया था। इस तैयारे को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने मनोवर करके अपनी एयर स्पेस में दाखिले पर मजबूर किया था, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जैम कर दी गई थी, जिसके बाद फिर से चकमा देकर अपनी तरफ लाना आसान हो गया था। जब यह तैयारा पाकिस्तानी एयर स्पेस में दाखिल हो गया था तो इसे मार गिराया गया। पाकिस्तान ने इसका मलबा कब्जे में लेकर पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया। तबाहशुदा तैयारे और पायलट के वीडियोस ने इंडियन गवर्नमेंट और एयरफोर्स को बहुत एम्बेरस किया था। लिहाजा दोबारा किसी ऐसी शर्मिंदगी से बचने के लिए इस बार सख्त तरीन ऑर्डर्स थे कि कुछ हो जाए, भारतीय तैयारे पाकिस्तानी एयर स्पेस में नहीं जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि इंडिया के मुताबिक और बॉलीवुड के मुताबिक अभिनंदन, जो कि वॉर हीरो था और उसने पाकिस्तान के फर्जी F-16 तैयारे गिराए भी थे, जो कि ज़ाहिर एक्स ऑफिसर झूठी बात थी, उसे तो ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा होना चाहिए था। मगर हकीकत ये थी कि उसे ऑपरेशन सिंदूर के करीब भी भटकने नहीं दिया गया था। शायद इंडिया अपने पायलट्स का मोराल नहीं डाउन करना चाहता था, इसलिए ये रिस्क नहीं लिया गया। तो खैर, इंडियन जेट्स को अपनी एयर स्पेस ही में रखने की दूसरी वजह ये थी कि पाकिस्तान फिजाइया के पास PL-15 मिसाइल था। इंडियन एयरफोर्स का अंदाजा था कि पाकिस्तान के ये मिसाइल 145 किलोमीटर रेंज रखते हैं।
चुनांचे भारतीय तैयारों के लिए ज़रूरी था कि वो पाकिस्तानी बॉर्डर से कम 150 किलोमीटर पीछे रहें ताकि इस रेंज के अंदर टारगेट ना हो सकें। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स की इंटेलिजेंस दुरुस्त नहीं थी, उनके पास गलत इन्फॉर्मेशन थी। वो इसलिए कि PL-15 मिसाइल की रेंज 145 नहीं बल्कि 200 किलोमीटर थी। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटजिक ब्लंडर था जो इंडियन लीडरशिप को मिलिटरीली और पॉलिटिकली दोनों तरफ बहुत महंगा पड़ा। दोस्तों, भारतीय तैयारों में जो लॉन्ग रेंज फ्रेंच मिसाइल नस्ब थे वो मीटियोर्स थे। इनकी ज़्यादा से ज़्यादा रेंज 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर तक थी और ये बात ओपन सीक्रेट था, पाक फ़िज़ाइया को भी बखूबी इल्म था। अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स में चूंकि पाकिस्तान को इंडियन जेट्स की पोजीशंस ठीक ठीक नज़र आ रही थी, इसलिए उन्होंने इंडियन जेट्स से अपनी फ़िज़ाओं में ये डिस्टेंस मेंटेन रखा हुआ था और इसमें PF को 50 किलोमीटर का अब एक बारीक स्ट्रेटजिक एडवांटेज भी हासिल था जिसे पाकिस्तान भरपूर इस्तेमाल कर सकता था। इसके अलावा पाकिस्तानी फोर्सेस को ऑर्डर था कि जब तक इंडिया हमला शुरू ना करे जवाब नहीं दिया जाएगा ताकि अग्रेसर इंडिया ही साबित हो, पाकिस्तान नहीं। रात 1:05 पर इंडियन फोर्सेस ने हमला शुरू कर दिया। भारतीय तैयारों और लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ तैनात इंडियन आर्मी ने भी पाकिस्तान पर फायर खोल दिया। इंडियंस M777 अल्ट्रालाइट होवित्ज़र तोपों से एक्सकैलिबर गोले दाग रहे थे। ये GPS गाइडेड गोले 35 से 40 किलोमीटर की रेंज में गिर रहे थे। भारत ने एयर एंड ग्राउंड अटैक्स में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में कम से कम 9 पॉइंट्स पर मसाजिद, मदारस और घरों को निशाना बनाया। ये मुकामात भावलपुर, मुरीद के, सियालकोट, शकरगढ़, कोटली और मुजफ्फराबाद के इर्द गिर्द थे। इन हमलों में मासूम बच्चों और खवातीन समेत कम से कम 31 शहरी जाँ बहक हुए। कई मसाजिद और उनके साथ मुंसलिक फैमिली क्वार्टर्स भी तबाह हो गए। जब भारतीय फौज ने पाकिस्तानी सॉवरन टेरिटरी पर एग्रेसिव अटैक लॉन्च कर दिया तो अब पाकिस्तान के पास इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक रिटेलिएशन की लीगल जस्टिफिकेशन आ चुकी थी। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स में इंडियन जेट्स की पोजीशंस पहले ही नजर आ रही थी, सो अब वो तमाम लेजिटिमेट टारगेट्स थे। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों की तारीखी जंग शुरू हो चुकी थी। क्यूरियस फेलोज, मॉडर्न वॉरफेयर में किसी भी तैयारे को हिट करने का पहला स्टेप ये होता है कि उसे लॉक किया जाता है। जब कोई तैयारा लॉक हो जाता है तो वो लॉक तोड़ने के लिए ऐसे मैनूवर्स लेता है जिन्हें एवेसिव मैनूवर्स कहा जाता है। इनमें तैयारा बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे शार्प टर्न्स लेता है, बिल्कुल ऐसे जैसे रेसलिंग में हरीफ के शिकंजे में आया हुआ पहलवान हाथ पांव मारकर छुड़वाने की कोशिश करता है, बिल्कुल उसी तरह। बाज़ औक़ात वो इसमें कामयाब हो जाता है और बाज़ औक़ात नहीं होता। सो मॉडर्न फॉर्म ऑफ डॉग फाइट्स में लॉक एंड अनलॉक एक मुसलसल कोशिश का नाम है जिसमें पायलट्स के पास सिर्फ चंद सेकंड्स ही होते हैं। इस खेल में पाकिस्तान को भारतीय तैयारों पर शुरू ही से काफ़ी टेक्निकल एडवांटेजेस थे। एक एडवांटेज तो आप पहले ही जान चुके कि इंडियन एयरफोर्स के पास पाकिस्तानी मिसाइल रेंज की इंफॉर्मेशन गलत थी और ये एक डेडली मिस्टेक थी और इसी वजह से वो बेखबरी में किलिंग रेंज में अपने तैयारे ला चुका था। दूसरा एडवांटेज ये कि पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में महारत भारत से बहुत ज़्यादा थी। पाकिस्तानी एयरफोर्स के कमांडर्स अपने वॉर रूम्स में भारतीय तैयारों की आपसी वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल लिंक्ड कम्युनिकेशन और रेडार कम्युनिकेशंस तीनों को मॉनिटर कर रहे थे। इससे बढ़कर ये कि PAF इंडियन एयर फोर्सेस की ये कम्युनिकेशन जैम भी कर रही थी, इंटरप्ट भी कर रही थी। यानी साइबर वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर दोनों में पाकिस्तान को इंडिया पर वाज़ेह बर्तरी हासिल हो रही थी। तो दोस्तों, इन दोनों बड़े एडवांटेजेस के साथ पाकिस्तान ने इंडियन तैयारों को इंटरसेप्ट करना शुरू किया। सबसे पहले दुश्मन तैयारों को कंफ्यूज करने के लिए दुश्मन के किसी भी तैयारे को लॉक किए बगैर ही एक मिसाइल इंडियन जेट्स के एक फॉर्मेशन के दरमियान फायर किया गया। इसे टेक्निकल जुबान में रिपी कहते हैं। इसके जरिए दुश्मन को बगैर लड़े ही पीछे हट जाने का एक मौका दिया जाता है कि वो बंदे मुकाबल की सुपीरियर पावर को समझ जाए और लड़ाई से बाज आ जाए। टारगेट जेट्स की फॉर्मेशन में पायलट्स इस मिसाइल को आते हुए देख तो रहे होते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि इसका टारगेट कौन से वाला तैयारा है, क्योंकि हर कोई समझता है कि उसके अलावा कोई तैयारा लॉक्ड है, वो तो ज़ाहिर नहीं है। ये रिपी फायर अपनी टारगेट रेंज में पहुंचकर ब्लास्ट कर जाता है, जिससे दुश्मन फॉर्मेशन में एक पैनिक फैल जाता है। तमाम पायलट्स एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने लगते हैं कि ये क्या हुआ है, और सुपीरियर आर्मी इस कम्युनिकेशन को हैक करके बहुत कुछ समझ लेने की सलाहियत रखती है। तो पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों के खिलाफ सबसे पहले ये टेक्निकल मूव की, यानी एक PL-15 मिसाइल पंजाब बॉर्डर के पार इंडियन फाइटर जेट्स के दरमियान फायर किया गया।
جب یہ میزائل ان طیاروں کے درمیان کسی جگہ پھٹا تو پی ایف کے مطابق اس کی ڈیبری سے کم از کم ایک انڈین طیارے کو کچھ نقصان بھی پہنچا، لیکن یہ کیا نقصان پہنچا یہ کنفرم نہیں۔ ہاں اتنا کنفرم ضرور ہے کہ اس اٹیک میں کوئی انڈین طیارہ کل نہیں ہوا، تباہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد پاکستان نے لائن آف کنٹرول کے پار بھی بھارتی طیاروں کو تیزی سے لاک کرنا شروع کر دیا۔ انڈین طیارے بھی پاکستانی جیٹس کو لاک کرنے کی کوششیں کر رہے تھے، لیکن بار بار الیکٹرونک ڈسرپشن کی وجہ سے نہیں کر پا رہے تھے۔ پاکستان اور انڈیا کا الیکٹرونک وارفیئر میں ایک واضح مس میچ ثابت ہو رہا تھا، جس میں پاکستان کو سپیریورٹی ویزیبل تھی۔ پاکستان نے 1 گھنٹے کی جنگ کے دوران انڈین ریڈارز اور نان وربل کمیونیکیشنز تک کو مسلسل ڈسرپٹ کیے رکھا، اور یہ کوالٹی انڈین ایسٹیمیشن میں تھی ہی نہیں۔ جہاں انڈین طیارے ایک بھی پاکستانی فائٹر کو پوری لڑائی میں لاک اینڈ ہٹ نہیں کر پائے، وہیں پاکستانی ایئر فورس نے کئی انڈین طیارے لاک کیے، جن میں سے 7 کے ٹیکنیکل ثبوت 9 مئی کو پریس کانفرنس میں دکھا بھی دیے۔ وہ ایسے کہ پی ایف نے J-10C طیاروں سے 7 بھارتی جیٹس کی جانب PL-15 میزائلز فائر کیے، جن میں فرانس کے سپر ہٹ رافیل طیارے بھی شامل تھے۔ 4.5 جنریشن کا یہ لینڈ مارک طیارہ دنیا کا بہترین فائٹر جیٹ ہے، اور یہ اپنے ریڈار سسٹم سے آنے والے اٹیک کو ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آنے والے میزائل کا ریڈار سسٹم آن ہو، جبکہ پاکستان نے جو PL-15 میزائلز فائر کیے تھے ان کا اپنا ریڈار سسٹم عارضی طور پر آف رکھا گیا تھا۔ اس دوران ان میزائلز کو اواکس طیاروں کے ذریعے گائیڈ کیا جاتا رہا۔ انڈین ریڈار سسٹم جیم ہو چکا تھا، اس لیے وہ بھی اپنے طیاروں کو انفارمیشن پاس نہیں کر پا رہے تھے۔ ایسے میں جب PL-15 میزائلز تقریباً ماک 3 کی سپیڈ پر انڈین لاکڈ طیاروں کے 30 کلومیٹر قریب پہنچ گئے، تب میزائلز کا ریڈار سسٹم آن ہوا، یعنی اب رافیل طیاروں کے پائلٹس اور دوسرے طیاروں کے پائلٹس اپنے طیاروں کی ریڈار سکرینز پر دیکھ سکتے تھے کہ ایک میزائل ان کی طرف ماک 3 کی سپیڈ سے آواز سے 3 گنا زیادہ رفتار سے آ رہا ہے۔ مگر ماک 3 کی سپیڈ سے آنے والے میزائل کو یہ 30 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے میں صرف زیادہ سے زیادہ 30 سیکنڈ لگنا تھے۔ پائلٹس کے پاس کسی بھی مینوور کا وقت ہی نہیں تھا، صرف ایک آپشن باقی تھا کہ وہ پل کریں اور ایجیکشن سیٹ سے کود جائیں، مطلب آٹومیٹک پیراشوٹ سسٹم سے اپنی جان بچا لیں، یا پھر آخری 30 سیکنڈز میں طیارے کو بچانے کی آخری کوشش کریں، جس میں ان کی اپنی جان بھی داؤ پر لگ سکتی تھی۔ انڈین ایئر فورس ظاہر ایک بہادر اور پروفیشنل آرمی ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ کتنے پائلٹس نے انجیکشن کیا ہوگا، یہ پل کیا ہوگا، اور کتنوں نے مینوور کرنے کی کوشش کی ہوگی، مگر اس 1 گھنٹے کی کل لڑائی میں کتنے انڈین پائلٹس کی جان گئی یہ ہم نہیں جانتے، اس لیے اس کی ایگزیکٹ فگر نہیں دے سکتے۔ ظاہر ہے انڈین آفیشلز نے اپنے لاسز واضح نہیں کیے، اس لیے ہم نہیں جانتے، مگر پی ایف کے مطابق ان کے پاس کم از کم 6 انڈین طیاروں کے تباہ ہونے کے الیکٹرونک ثبوت اسی وقت آ گئے تھے جب وہ ہٹ ہوئے، جبکہ 7واں طیارہ بظاہر ان کے مطابق پی ایف کے مطابق ہٹ تو ہوا، لیکن اس کی تباہی گراؤنڈ انٹیلیجنس سے کنفرم نہیں ہو سکی۔ اسی لیے پاکستانی ایئر فورس 7ویں انڈین طیارے کی تباہی کلیم نہیں کرتی۔ جن 6 طیاروں کی انڈین طیاروں کی تباہی کا کریڈٹ پی ایف لیتی ہے، ان میں 3 رافیل، 1 معراج 2000، 1 سخوئی 30 اور 1 MiG 29 شامل ہے۔ ان طیاروں میں سے کم از کم 4 کا ملبہ مقبوضہ کشمیر میں، انڈین آکوپائڈ کشمیر میں، اور 1 کا انڈین پنجاب کے علاقے بٹھنڈا میں گرا، یعنی اسی بیس کے قریب جہاں سے گاڈزیلا فارمیشن کے رافیل طیاروں نے پرواز بھری تھی۔ رافیل طیارے کے تباہ ہونے کا ایک اہم ثبوت پاکستانی ایئر فورس نے بعد میں ایک پریس کانفرنس میں دیا۔ انہوں نے گاڈزیلا فارمیشن کے 4تھ رافیل طیارے کے ونگ مین کی گراؤنڈ ریڈار سے گفتگو سنائی، جس میں وہ پوچھ رہا تھا کہ میرا اپنے 3rd طیارے سے رابطہ نہیں ہو رہا اور میں نے فضا میں ایک دھماکہ بھی دیکھا ہے۔ 1 گھنٹے سے زیادہ وقت تک دونوں ایئر فورسز میں یہ مقابلہ جاری رہا۔ اس دوران بھارتی طیارے پاکستانی جیٹس پر ایک بھی میزائل فائر نہیں کر سکے، ان کے ریڈارز اور کمیونیکیشنز بھی بار بار جیم ہو رہی تھیں۔ جب بھارت کم از کم 6 طیارے گوا چکا تو پاک فضائیہ نے ایک اسٹریٹجی کے تحت آہستہ آہستہ خود کو ڈس انگیج کرنا شروع کیا، یعنی اینیمی طیاروں کو موقع دیا کہ وہ ٹارگٹ رینج سے باہر نکل جائیں۔ یہ دراصل ایسکلیشن کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنے کی بہترین ٹیکنیک ہوتی ہے کہ اینیمی کو واپسی کا راستہ دیا جائے۔ تمام میچور ملٹریز انڈیا سمیت اس ٹیکنیک کو استعمال کرتی ہیں تاکہ جنگ بے قابو ہو کر اتنی نہ پھیل جائے کہ یہ وار آف ایگوز بن جائے۔ ایک پرپیچول وار سے بچنے کے لیے ہر فوج دوسری کو واپسی کا ایک راستہ دیتی ہے۔
सो पाकिस्तानी एयर फोर्सेज ने इंडियन तैयारों को लॉक करने और कम्युनिकेशंस डिसरप्ट करने का सिलसिला बंद कर दिया। इंडियन एयर फोर्सेज ने यह सेफ पैसेज इस्तेमाल किया और तैयारों को बेसिस पर ग्राउंड करना शुरू कर दिया। पाक फिजाइया के तैयारे भी अपने बेसिस पर लौटना शुरू हो गए। इस दौरान पाकिस्तान की एयर सुपीरियरिटी इस तरह साबित हो गई थी कि भारत अपने 6 तैयारे गंवा कर पलटा था और पाकिस्तान का एक तैयारा भी हिट नहीं हो पाया था। 1 घंटे की लड़ाई में मुकम्मल एयर डोमिनेशन पाकिस्तानी एयर फोर्सेस के हाथ थी। इंडियन जेट्स पाकिस्तानी जेट्स को हिट करना तो दूर की बात, एक मीज़ाइल तक फायर नहीं कर सके। इस लड़ाई में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि राफेल तैयारे बनाने वाली फ्रेंच कंपनी भी काफ़ी घाटे में रही, क्योंकि आज तक तारीख में कभी राफेल हिट हुआ ही नहीं था। यही इसकी सबसे बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेंथ भी थी और इसी पर यह बहुत ज़्यादा फरोख्त हो रहा था। इसके धड़ाधड़ ऑर्डर्स थे। लेकिन अब सिर्फ 1 घंटे में कम से कम 3 राफेल्स कंफर्म किल हो चुके थे। भारत ने इस अजीम शर्मिंदगी को छुपाने की बहुत कोशिश की, मगर 2 रीजंस की बिना पर वो अपने तैयारों की तबाही नहीं छुपा सका। पहली तो वही वजह कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के वाइस मार्शल औरंगजेब ने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के साथ डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, इंटरनेशनल मीडिया को बुलाया था और दिखाया था कि किस तरह पाकिस्तान ने रिटेलिएशन में इंडियन तैयारे हिट किए। इंडियन एयरफोर्स के कम्युनिकेशन सिस्टम्स की मुकम्मल जैमिंग और हैकिंग के सबूत भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए थे, जबकि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी 11 मई को एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, मगर इसमें वाज़े तौर पर कोई बात भी नहीं बताई गई, ना ही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स दिखाए गए कि उन्होंने पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तान के तैयारों में से किसी को हिट किया है या नहीं। ना उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने तैयारों की तबाही को तस्लीम किया और ना ही उससे इनकार किया, बल्कि इंडियन एहलकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉडी लैंग्वेज जो थी वो बहुत डिप्रेस्ड थी। इसी ने इंटरनेशनली ये मैसेज दे दिया कि राफेल तैयारों की टेक्नोलॉजिकल बर्तरी के बावजूद नरेंद्र मोदी अपने ऑब्जेक्टिव्स में फेल हो चुके हैं। इंडियन तैयारों की तबाही का दूसरा सबूत ये था कि अगले ही दिन मकबूजा कश्मीर में, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में और इंडियन टेरिटरीज में तबाहशुदा इंडियन तैयारों का मलबा भी मिलने लगा। मसलन एक वीडियो अखनौर के करीब गिरने वाले तैयारे की थी जिसके मलबे से धुआं उठ रहा था। दूसरी वीडियो पुलवामा की थी। इसमें एक तैयारे के टुकड़े दिखाई दे रहे थे। भारतीय अखबार द हिंदुस्तान टाइम्स ने बठिंडा में तैयारा गिरने की खबर भी रिपोर्ट कर दी। इस वीडियो की अपलोडिंग डेट तक ये खबर उनकी वेबसाइट पर मौजूद है। इसके अलावा भारत के मॉडरेट अखबार द हिंदू ने ट्वीट किया कि कश्मीर में 3 तैयारे तबाह हुए हैं, लेकिन बाद में इंडियन राइट विंग्स के दबाव पर, शदीद दबाव पर उन्हें ये ट्वीट डिलीट करना पड़ी। अगर इसके बाद भी इंडियन तैयारों की तबाही साबित करने की कोई कसर रह गई थी तो इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान के बयान ने वो कसर पूरी कर दी। अमेरिकी चैनल ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने तैयारों की तबाही तस्लीम की। उनके अल्फाज से साफ लग रहा था कि इंडिया ने कम से कम 1 से ज्यादा तैयारे इस बैटल में खोए हैं। Can you confirm? What is important is that not the jet being down, but why they were being down. सिर्फ मीडिया ही नहीं बल्कि इस वाक़े की दीगर इंटरनेशनल कंफर्मेशंस भी मौजूद हैं। फ्रेंच इंटेलिजेंस के ऑफिसर ने CNN को कम से कम 1 राफेल तैयारे की तबाही कंफर्म की। इसके बाद अमेरिकन ऑफिशियल्स ने भी 2 भारतीय तैयारों की तबाही रिपोर्ट की जिसमें कम से कम 1 राफेल तैयारा था। दोस्तों 6 और 7 मई की दरमियानी रात इंडियन जेट्स की तबाही के साथ लड़ाई ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अभी पाकिस्तान ने सिर्फ डिफेंस किया था। भारत ने जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी वायलेट की थी इसका जवाब अभी आना था, मगर इससे पहले कि पाकिस्तान जवाब देता, भारतीय एयरफोर्स ने अपने तैयारों का नुकसान और शर्मिंदगी मिटाने के लिए पाकिस्तानी एसेट्स को तबाह करने की सर तोड़ कोशिश शुरू कर दी। उसने नाकाम ऑपरेशन सिंदूर को डोमेस्टिकली कामयाब दिखाने के लिए, अपनी आवाम को कामयाब दिखाने के लिए 8 मई से ही पाकिस्तान पर ड्रोन्स और मिसाइल्स हमलों का एक सिलसिला शुरू कर दिया। अब लड़ाई एक नए फेज में दाखिल हो चुकी थी जिसमें इंडियन लीडरशिप डेस्परेटली पाकिस्तान का कोई ऐसा बड़ा नुकसान करना चाहती थी जिसे अपनी पब्लिक में दिखाकर अपनी जीत के तासुर को वाजे कर सके, बीजेपी बता सके कि उसका एक्शन कामयाब था। पाकिस्तान को अब यहाँ भी अपना दिफा करना था। पाकिस्तान यहाँ पर दिफा करने में कितना कामयाब रहा? ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस कैसे अंजाम दिया गया? सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया था या फिर दोनों DGMOs ने खुद तय किया था? इस पर दोस्तों हम अगली वीडियो में बात करेंगे, जो कि इस सिलसिले की आखिरी वीडियो होगी।
اس دوران آپ پاکستان اور بھارت کے درمیان سابقہ جنگوں جیسا کہ 65, 71 اور کارگل وارز کی ڈیٹیلز دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اور یہاں ٹچ کر سکتے ہیں۔